नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम कक्षा 12वीं हिंदी ऐच्छिक के प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। कक्षा 12वीं हिंदी ऐच्छिक का CBSE सैंपल पेपर आपके समक्ष रखा गया है और इसमें पूरक पाठ्य पुस्तक अर्थात अंतराल भाग 2 से किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे और इनके उत्तर किस तरह से आपको देने हैं, इसी पर हम विचार करेंगे। यहाँ एक बात आप सभी को जाननी बहुत ज़रूरी है कि पिछले वर्ष तक इस पुस्तक से अंतराल भाग 2 से डिस्क्रिप्टिव आंसर्स पूछे जाते थे, अर्थात विवरणात्मक प्रश्न पूछे जाते थे 3, 4, 5 और 6 अंक के। किंतु इस साल पूरक पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 2 से कुल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि एक एक अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। बहुविकल्पी अर्थात MCQs। तो MCQs में गहराई में जब विद्यार्थी पढ़ते हैं तभी उसका सही उत्तर वे दे पाते हैं। जो ऊपर ऊपर से सरसरी तौर पर बैक एक्सरसाइज करके सिर्फ परीक्षा भवन में पहुंचेंगे उनके हाथ निराशा लगेगी। इसलिए सभी विद्यार्थियों को मेरी सलाह है कि वे NCERT पूरक पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 2 के पूरे पाठ ध्यान से पढ़ें। तो आइए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार होंगे। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित प्रश्नों में निर्देशानुसार विकल्पों का चयन कीजिए। प्रश्न 1, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? पंक्ति में चूल्हा ठंडा करने का क्या अर्थ है? तो यहाँ इस पंक्ति में हमें चूल्हा ठंडा करने का क्या अर्थ है यह देखना है। चूल्हा बुझा देना सही लगता है, चूल्हे की आग बुझा देना ये भी सही लगता है। आगे बढ़ते हैं। अगला विकल्प है पानी से आग बुझा देना, ये भी ठीक लगता है। चूल्हे में पानी डाल देना, चूल्हे में पानी डालकर भी लोग आग बुझाते हैं, तो ये भी ठीक लगता है। इस तरह हम देख रहे हैं चारों ही विकल्प हमें सही लग रहे हैं, किंतु सबसे ज़्यादा सही कौन सा होगा इसे देखने के लिए हम फिर से चलते हैं पिछले पृष्ठ पर। चूल्हा बुझा देना, चूल्हा बुझाया जाएगा या उसकी आग बुझाई जाएगी? आग ज़्यादा सही लगता है, चूल्हा बुझाना गलत लगता है। चूल्हे की आग बुझा देना ये उचित लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। पानी से आग बुझा देना यह भी हमें सही लग रहा था, किंतु ज़रूरी नहीं है आग पानी से ही बुझाई जाएगी, पंखा झल के भी आग बुझाई जा सकती है, तो यह विकल्प सही नहीं लगता। चूल्हे में पानी डाल देना, तो चूल्हे में पानी डाल देना भी गलत है। तो सही उत्तर हमें यहाँ मिल जाता है चूल्हे की आग बुझा देना, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सैलानी किसे कहते हैं? सैल पर निवास करने वाले, सैल अर्थात पर्वत, पर्वत पर निवास करने वाले नहीं। पहाड़ घूमने वाले सही लगता है, सैल अर्थात पहाड़, तो पहाड़ों पर घूमने वाले सैलानी ठीक लगता है, बच्चों को लग सकता है ठीक। पर्यटन करने वाला अर्थात सैर करने वाला नहीं होता, क्योंकि सैर शब्द स्वास्थ्य के लिए है। सैर अर्थात स्वास्थ्य बनाने के लिए जो सैर की जाती है वह होती है। अब हम देखते हैं पहाड़ों पर घूमने वाला, पर्यटक केवल पहाड़ों पर नहीं घूमता, वह हो सकता है समुद्र के किनारे भी घूमता हो, तो इसलिए हम पर्यटक लेंगे, ये हो जाता है गलत। तो इस तरह हमारा सही विकल्प हुआ पर्यटन करने वाला। अगला प्रश्न है महीप कौन था? एक पहाड़ी लड़का सही है, भूप दादा का बेटा ये भी सही है, त्रिलोक सिंह का बेटा बिल्कुल नहीं, रूप सिंह का छोटे भाई का बेटा वो नहीं था, जबकि छोटे भाई की तो शादी ही नहीं हुई थी। तो हमारे सामने 2 विकल्प सही निकल कर आ रहे हैं। एक पहाड़ी लड़का है महीप ठीक है, और भूप दादा का बेटा है महीप, तो ये दोनों ही विकल्प सही है, किंतु कहानी के केंद्र में भूप दादा है और भूप दादा के साथ महीप की कहानी जुड़ी हुई है, इसलिए हम दूसरे विकल्प को लेंगे। महीप जो है भूप दादा का बेटा है, पहाड़ी लड़का है, हम इसे कर देते हैं गलत। आरोहण कहानी की मूल संवेदना क्या है? पर्वतीय लोगों की संघर्षमय जिंदगी सही है, भूप दादा का कठिन जीवन सही लगता है, पहाड़ों में भौतिक उन्नति की कमी अर्थात जो संसाधन हैं पहाड़ों में वो कम है, रोजगार का अभाव ये भी ठीक है। तो इस तरह हम देख रहे हैं यहाँ फिर हमें चारों विकल्प सही लग रहे हैं। आरोहण कहानी के माध्यम से इन 4 समस्याओं को लेखक ने रेखांकित किया है। तो आइए देख लेते हैं पर्वतीय लोगों की संघर्षमय कहानी।
ठीक है, भूप दादा का कठिन जीवन। लेकिन जब हम भूप दादा का कठिन जीवन की बात करते हैं तो सिर्फ भूप दादा के कठिनाई की बात करते हैं। कहानी में केवल भूप दादा की कठिनाई की बात नहीं की गई है, उसमें महीप की भी कठिनाई की बात की गई है, शैला की कठिनाई की बात की गई है। इसलिए हम इस विकल्प को कर देते हैं गलत। पहाड़ों में भौतिक उन्नति की कमी, ये भी इतना सटीक नहीं लगता। फिर रोजगार का अभाव भी इतना अच्छा नहीं लगता। जब हम बात करते हैं पर्वतीय लोगों की संघर्षमय जिंदगी, तो उसमें भूप दादा की कठिनाई की भी बात आ जाती है, पहाड़ों की भौतिक उन्नति की कमी की भी बात आ जाती है, रोजगार के अभाव की भी बात आ जाती है। इसलिए हम चुनेंगे इस विकल्प को और हमारा विकल्प हुआ पर्वतीय लोगों के संघर्ष में जीवन की कहानी है ये। तो इसकी मूल संवेदना है पर्वतीय लोगों के जीवन की संघर्ष में कहानी। तो इस तरह हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेखक ने माँ की तुलना बतख से क्यों की है? अपनी नज़रों के सामने रखने से ठीक लगता है, उसके खाने पीने का ख्याल रखने के कारण ठीक लगता है, उसकी देखभाल करने से ये भी ठीक लगता है, बच्चों के प्रति सतर्क रहने से ये भी ठीक लगता है कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है, उनका ध्यान रखती है, गिर न जाए बच्चा, उसी प्रकार बतख की माँ भी बच्चों का ध्यान रखती है कि कहीं कौवा उन्हें चोंच ना मार दे, उन्हें ना खा ले। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें चारों विकल्प फिर से सही लग रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें एक ऐसा विकल्प ढूंढना होगा जो चारों के उत्तर उसके अंदर समाहित हो सके। तो ऐसा विकल्प हमारा कौन सा है देखते हैं। बच्चों को अपनी नज़रों के सामने रखना, ये तो सिर्फ बच्चों की रक्षा की बात हो गई। यहाँ पर उनके खाने पीने का ख्याल रखना, ये भी बच्चों के भरण पोषण की बात हो गई। उनकी देखभाल करना, अब जब हम बात करते हैं देखभाल की, तो देखभाल एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर जो है रक्षा की भावना भी है, बच्चों के खाने पीने के ध्यान रखने की भी बात है और बच्चों के प्रति सतर्क रहने की भी बात है। सारी बातों का समावेश इस तीसरे विकल्प में आ जाता है। हमारा हाईलाइटेड आंसर होगा उसकी देखभाल करने से। इस तरह जब हम देखभाल की बात करते हैं तो उसमें नज़रों के सामने रखना, खाने पीने का ध्यान रखना और उन्हें मुसीबत से बचाना, सतर्क रहना, ये सारी बातें उसमें समाहित है। कोया किसे कहते हैं? कमल के फूल को? नहीं। मखाना को? नहीं। जलकुंभी को? नहीं। तो सही उत्तर है कुमुद। कुमुद इसका सही विकल्प है। तो कुमुद फूल को ही कोया भी कहते हैं। आप देख रहे हैं छोटे छोटे प्रश्न बीच बीच में से लिए गए हैं, इसके लिए आपको पूरा पाठ पढ़ना ध्यान से ज़रूरी हो जाता है। हम बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर, जो है औद्योगिकरण के विकास का प्रभाव हमारी नदियों पर किस प्रकार पड़ रहा है? तो नदियाँ विकसित हो रही हैं? बिल्कुल नहीं, नदियों की कोई तरक्की नहीं हो रही है उससे। अच्छा, औद्योगिकरण क्या है? पहले तो ये देखना होगा। विद्यार्थियों को औद्योगिकरण का अर्थ पता होना चाहिए। औद्योगिकरण अर्थात इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्थात कि भौतिक विकास और फैक्ट्री इत्यादि बनाने को औद्योगिकरण का विकास कहते हैं। तो उद्योग, फैक्ट्रीज से नदियाँ विकसित नहीं होती, दूषित होती हैं। नदियाँ दूषित हो रही हैं, सही है। नदियाँ सूख रही हैं, गलत है। और नदियों में बाढ़ आ रही है, ये भी गलत है। तो हम चलते हैं सही विकल्प के साथ और वह है नदियाँ दूषित हो रही है। उम्मीद करती हूँ बहुवैकल्पिक प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाए, इसके टेक्निक्स आपको समझ में आ रहे होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।